21वीं सदी में बदल जाएंगे इंसानी जिंदगी के मन। क्या आप सोच सकते हैं शक्कर के दाने बराबर मशीन में सिमट सकती है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी जानकारी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसी मशीन का जो आपके जिस्मानी सेल्स के अंदर दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को खत्म कर सकती है? जी हाँ, अब आपकी उम्र दराज की तमन्ना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये सदी है नैनो तकनीक की। ये है नैनो की नेमत। नाजरीन आदाब, मैं हूँ रोजी और लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद प्रोग्राम नैनो की नेमत। नाजरीन, मेरा भी आदाब कबूल कीजिए। मैं हूँ डेजी और मैं रहूंगी आपके साथ। रोजी, 1 मिनट। अरे डेजी, हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है और आप ये क्या कर रही हैं? रोशनी कम थी इसलिए लाइट जला रही थी। पर डेजी, इतनी रोशनी तो हमारे लिए काफी है ना, फिर एक और लाइट जलाने की क्या जरूरत है? हमें अपनी तवानाई की बचत करनी चाहिए, आपको नहीं पता? रोजी, ये कल की बात है। अब तवानाई की कमी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। डेजी, ये आप क्या कह रही हैं? आप कोई ख्वाब तो नहीं देख रही ना? रोजी, ये आज की हकीकत है। डेजी देखिए, आपका ना ये अंदाज मेरी समझ से तो बाहर है। रोजी, आपको नहीं पता, अब तवानाई की कमी हमें बिल्कुल नहीं सताएगी। वो कैसे? भाई मैं तो समझी नहीं। आप जानबूझकर अनजान बन रही हैं। नैनो तकनीक ने हमारा काम आसान नहीं कर दिया है। हाँ डेजी, आप सही कह रही हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी ने तवानाई की पैदावार, उसके तहफ्फुज़ और उसके इस्तेमाल के दायरे को बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन जरा सोचिए कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जितना चाहें, जैसे चाहें तवानाई को खत्म करें। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अल्लाह, मैं तो जोश में होश ही गवा बैठी थी। आपकी बात 100% सही है। वैसे मैं एनर्जी के मैदान में नैनो तकनीक के इनकलाब से बहुत खुश हूँ। मतलब नैनो तकनीक एनर्जी को पैदा करेगा और उसे स्टोर करने में भी मदद करेगा और बहुत कुछ। सही कहा डेजी आपने। और अपने नाजरीन को भी बता देते हैं कि नैनोमीटर साइज का एक ऐसा क्रिस्टलाइट तैयार किया गया है जो कि गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन यानी आलूदगी को बहुत कम कर देगा। और 10 से 100 नैनोमीटर सुराख वाले एक फिल्टर को तैयार किया गया है। अच्छा? जो तेल से बारीक जर्रों को अलग करने में मदद करता है। सही कहा डेजी आपने। और डेजी, आपको पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी की ही मदद से एक बहुत ही हल्के और बहुत ही मजबूत नैनो कंपोजिट मटेरियल की भी तामीर की गई है। जानती हैं इससे क्या होगा? ये गाड़ियों के वजन को बेहद कम कर देगा और जिससे कि पेट्रोल और डीजल की बहुत बचत की जा सकेगी। और आपको पता है, टायरों में जो कार्बन ब्लैक इस्तेमाल किया जाता है ना, उसकी जगह अगर हम नैनो सेरामिक्स या पॉलीमर को इस्तेमाल करें तो उससे जो ये टायरों के घिसने की परेशानी होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सही कहा डेजी आपने। पर एक बात बताइए कि हम लोग क्या यूं ही बातें बनाते रहेंगे कि अपने नाजरीन को कुछ दिखाएंगे भी? नहीं, हम सबसे पहले अपनी नाजरीन को दिखाएंगे एनर्जी के मुतालिक सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही देखेंगे कि आज के दौर में हमारे सामने चैलेंजेस कौन-कौन से हैं। हमारी तरक्की की सबसे बड़ी जरूरत है एनर्जी। पूरी दुनिया में बेहिसाब हो रही है एनर्जी की खपत। एनर्जी को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया है परेशान, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी से एनर्जी को हासिल करना हुआ आसान। मौजूदा जमाने में पूरी दुनिया के सामने 2 सबसे बड़ी मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। पहला है माहौलियात की आलूदगी और दूसरी एनर्जी की कहत।
आज एनर्जी जनरेशन यानी तवानाई को पैदा करने के लिए जितने भी जरिए का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब के सब आलूदगी फैलाने वाले हैं। ऐसे में मुस्तकबिल की निगाहें उन जराए पर टिकी हैं जो लाफानी हों, साथ ही साथ कम आलूदगी फैलाने वाले हों। ऐसे जराए को एनर्जी की नई राहें कही जा सकती हैं। हालांकि एनर्जी की तलाश में समत को सब्सिडायरी जरिया तलाश करने का आगाज हो चुका है और कुछ इलाकों में फोटोवोल्टिक, सोलर सिस्टम, विंड एनर्जी और बायोमास में अमली तौर पर कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन या हो ये नाकाफी है या फिर इनकी तकनीक इतनी महंगी है कि इनकी पैदावार की लागत लोगों की पहुंच के बाहर है। ऐसे में मुस्तकबिल की निगाहें सूरज की रोशनी पर टिकी हैं, जो एनर्जी की जरूरत का बेहतर हल साबित हो सकती हैं। हालांकि इस परेशानी के दौर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक अच्छा नेमुल बदल साबित हो सकता है, जिससे आलूदगी का खतरा भी नहीं होता है, क्योंकि समंदर के पानी में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा मसला हाइड्रोजन को महफूज करने का है। हाइड्रोजन को निहायत कम टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर रोकने में नैनो तकनीक हमारे लिए मददगार साबित हो रही है। सोलर सेल में अगर हम देखें तो इस समय दो चीज़ों के लिए रिसर्च चल रही है। एक तो उनकी कीमत कैसे कम की जा सके और हर एक रुपए के लिए हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से बिजली प्राप्त कर सकें सोलर एनर्जी को बिजली में बदलने के लिए। इस क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं कि जो किरणें या रोशनी सूरज की उन सेलों के ऊपर पड़े, उनको हम कितने से ज़्यादा उसके अंदर उनको एब्जॉर्ब कर सकें और उससे कितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये थोड़ा तकनीकी नाम है, लेकिन बिजली के लिए इनका बिजली का प्रवाह या बहाव इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निर्भर करता है। तो जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन उसमें से पैदा करके और उनको इकट्ठा कर सकें, सो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम इस समय जिस पे रिसर्च चल रही है वो इसी में क्षेत्र में है कि हम किस तरीके से जो भी रोशनी इन सेल के ऊपर पड़ती है उसको हम पूरा का पूरा अगर हम कन्वर्ट कर सकें इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को पैदा करने में, और वो पैदा हुए होल कितनी जल्दी से जल्दी हमारे उनके टर्मिनल पे पहुंच सकें, तो उससे हमें हायर से हायर एफिशिएंसी मिल सकेगी। अरे वाह, अभी तक हमने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में सुना था। वैसे ये हाइड्रोजन एनर्जी बहुत कमाल की एनर्जी लग रही है ना? बिल्कुल डेजी, आपको पता है ये सब नई टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। हाँ, ये बात आपकी सही है। देखिए, बिजली से कितने सारे काम हो जाते हैं, कितनी सारी सहूलियत फराहम हो जाती है, लेकिन ये सहूलियत चंद पैसे वाले लोगों को ही मिलती है। पर डेजी, अब ऐसा नहीं होगा। कैसे? अरे, नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए सोलर सिस्टम में बहुत बेहतरी लाई जा रही है और इसका फायदा अब हर किसी को मिलने वाला है। हाँ, लेकिन सोलर एनर्जी हासिल करने में पहले बहुत खर्चा आता है और हर एक के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान नहीं है। अरे डेजी, मैं आपको वही समझाने की तो कोशिश कर रही हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी ने इस खर्च को बेहद कम कर दिया है। कैसे? इसे जानना और समझना बहुत ही दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो आइए अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो आइए देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का सोलर एनर्जी के मैदान में इनकलाब। आज के जमाने में एनर्जी की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। इस मामले में एनर्जी के एक ऐसे जरिए की जरूरत है जो काबिले भरोसा भी हो और कम खर्च वाला भी।
हालांकि आज कई तरह के गैर रिवायती एनर्जी के जराए मौजूद हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जरिया सोलर सेल साबित हो रहे हैं। ये एक ऐसा जरिया है जो सूरज की किरणों से हासिल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील करता है। सोलर सेल्स बनाए जाते हैं जिससे सोलर पैनल्स और सोलर वेफर्स फैब्रिकेट होते हैं, और सोलर एनर्जी, जैसे कि इसके नाम से भी पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो सोलर एनर्जी से डेवलप की जाए। अभी तक जो हम एनर्जी और पावर की हम देखते हैं, पावर इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल और बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। बट अगर सोलर एनर्जी को पावर में यूज़ किया जाएगा तो सोलर एनर्जी विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमें उसका इंग्रेडिएंट मिल रहा है, और उसके बिना ही हमें कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं होता। सो सोलर एनर्जी इज़ अ वेरी बिग थिंग इस पॉइंट पे जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और बहुत तरह के नैनो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं सोलर एनर्जी में, जिसमें क्वांटम डॉट्स, कैडमियम सेलेनाइड, PBS और थिन फिल्म्स। सो बहुत तरीके के सोलर थिन फिल्म्स यूज़ होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, जो बहुत जगह काम आते हैं। आजकल तो आप रोड्स पे भी सोलर पैनल देख रहे होंगे, वो सब कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। हालांकि सोलर सेल एक ऐसा हाफ कंडक्टर आला है जो सूरज की किरणों से हासिल फोटोन को बिजली एनर्जी में बदल देता है। एनर्जी की इस तब्दीली को फोटोवायलेट इफेक्ट का नाम दिया गया है। दरअसल सोलर सेल से मुताल्लिक हो रहे रिसर्च को फोटोवोल्टिक कहते हैं, और इनकी तरक्की 4 अलग अलग तरीके से होती है। इसमें पहले जनरेशन के सेल बुनियादी तौर पर PN पेट डायोड होते हैं, और उनकी तामीर सिलिकॉन वेफर की मदद से किया जाता है। हालांकि कई तरह के फर्स्ट जनरेशन के सेल मौजूदा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिस्टल सिलिकॉन CSI है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल और आसान सोलर सेल मुहैया कराता है। दूसरे सिलिकॉन सेलों को तरतीबवार लिंगर क्रिस्टल सिलिकॉन सेल और पॉलीऑक्सिलाइन सिलिकॉन सेल के नाम से जाना जाता है। इन सेल्स की बिक्री 1970 में शुरू हो गई है। रोजी, तुम्हें पता है मेरे अंकल के घर में ना बहुत दिनों से सोलर सेल्स लगे हुए हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है भाई, ये तो मेरे हॉस्टल की छत पर भी एक जमाने से लगे हुए हैं। तो इसमें होता क्या है? अभी तक तो इनका इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है, पर अब तो और भी बहुत सारे कामों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। आप सही कह रही हैं डेजी। तो आइए देखते हैं कि दूसरी जनरेशन का सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। दूसरे जनरेशन के सेल पतली परतों के इस्तेमाल पर बनी हैं, और इसके लिए जिन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो है एमोरफोरस सिलिकॉन, कैडमियम टेलुराइड, इंडियम गैलियम सेलिनाइड वगैरह है। ये मुख्तलिफ तरह की परत तकनीकी रोशनी को जज्ब करने वाले मटेरियल की बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल में लाती है, जिससे प्रोसेसिंग की कुल कीमत को कम करने में मददगार होते हैं। तिजारती लिहाज से इन सेल्स की बिक्री 1980 में शुरू हुई। लेकिन खास बात यह है कि पहले और दूसरे जनरेशन के सेल्स की कुछ कमियां भी हैं, जिससे इनकी अहमियत थोड़ी कम हो जाती है। मसलन इनकी कैपेसिटी कम होती है, इनके लिए काफी जगह की जरूरत होती है।
बहुत दिनों तक इनकी लाइफ भी नहीं होती और ये सोलर स्पेक्ट्रम का महदूद इस्तेमाल ही कर पाती हैं। रख रखाव में ज्यादा खर्च आता है, इनकी तामीर का खर्च भी ज्यादा होता है और कच्चा माल बहुत महंगा मिलता है। सिलिकॉन सोलर सेल आज तक अभी तक जितने भी तरीके से सोलर सेल बनाए गए हैं उनमें सबसे रिलायबल पाए गए हैं। ज़्यादा इनकी अपनी खुद की उम्र है, ज़्यादा समय तक ये उपयोग में बगैर किसी खास मेंटेनेंस के पाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक सोलर सेल बनाए गए लेकिन उनका लिमिटेड पीरियड तक ही उपयोग हो पाता, उसके बाद वो अपने आप में उनका डिग्रेडेशन या उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर पड़ने लगती है। सिलिकॉन सोलर सेल में भी कई तरीके की तकनीकी यूज़ की गई हैं। थिन फिल्म, जहाँ कि हम ग्लास के सबस्ट्रेट या किसी और तरीके के सबस्ट्रेट का उपयोग करके उनके ऊपर एक सिलिकॉन की पतली सी परत, जितनी की परत मोटाई जितनी कि हमारे सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब और इलेक्ट्रॉन होल पैदा करने के लिए काफ़ी है, उसको जनरेट कर ले, उसको डिपॉजिट करते हैं। ये पॉलीसिलिकॉन भी हो सकती है, अमॉर्फस भी हो सकती है। और अगर ये पॉलीसिलिकॉन और अमॉर्फस है और कांच के ऊपर इनको हमने जमाया है तो ऐसे सोलर सेल की जो कास्ट होगी, कीमत होगी, वो काफ़ी कम होती है। प्लास्टिक सोलर सेल कहते हैं। चौथे जनरेशन के मिक्स सोलर सेल तकनीक में पॉलीमर को नैनो पार्टिकल्स के साथ मिक्स करके एक मल्टी स्पेक्ट्रम परत बनाई जाती है और तपली मल्टी स्पेक्ट्रम परतों को एक दूसरे के ऊपर सलीके से जमाकर मल्टी स्पेक्ट्रम सोलर सेल बनाया जाता है, जो सस्ता भी है और ज्यादा कारगर भी। जैसा कि हम जानते हैं कि रिवायती एनर्जी के जराए की प्रोडक्शन कास्ट दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लिहाजा मुस्तकबिल में हम ये कह सकते हैं कि सोलर सेल की कुछ लागत कम होती जा रही है। लिहाजा वो दिन अब दूर नहीं जब सोलर सेल तकनीक बिजली पैदा करने में एक सस्ता व आसान जरिया साबित होगा। रोजी, आपको पता है मैंने एक नया सोलर लैंप खरीदा है और वो भी सिर्फ 50 रुपए में। अरे वाह, आपने सिर्फ 50 रुपए में लैंप खरीदा है, बहुत बढ़िया। और पता है उसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती और जब भी लाइट जाती है ना तब मैं उसे अपनी स्टडी टेबल के साथ में रख देती हूँ और वो रोशनी बिखेरता रहता है। अरे वाह, तो डीसी एक बात बताइए कि आप उस लैंप को कभी सूरज की रोशनी में भी रखती हैं क्या? नहीं, उसे सूरज की रोशनी में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डेजी, फिर तो उसको सोलर लैंप तो नहीं कहा जा सकता। कह सकते हैं, हो सकता है नैनो तकनीक की मदद से उसमें सूरज की रोशनी ऐसे जमा कर दी जाती हो कि काफी दिन इस्तेमाल करने के बाद भी वो रोशनी खत्म नहीं होती हो। हो सकता है। डेजी, आपकी इस बात से पूरी तरह से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर अपने एक्सपर्ट्स की राय के बगैर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। खैर छोड़िए, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि सोलर सिस्टम की कैपेसिटी को बेहतर बनाने का क्या तरीका है। ये अच्छा आइडिया है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, DSSC और नैनो ट्यूब का कमाल। सोलर सेल की ताकत में हो रहा है इजाफा। दिन ब दिन कम हो रही है सोलर सेल की कीमत। सोलर सेल करने वाले हैं हमारे मुस्तकबिल को रोशन। नैनो तकनीक की नेमत से सोलर सिस्टम हुआ मालामाल। मौजूदा जमाने में ये बात तो हर कोई जानता है कि सोलर सेल से पैदा होने वाली एनर्जी की लागत हर साल कम होती जा रही है और सोलर से ही ताकत में भी इजाफा हो रहा है। इसमें सबसे दिलचस्प है सोलर सेल की ताकत को बढ़ाने के तरीके को जानना। आज इंसानी जिंदगी के लिए सोलर एनर्जी नेमत से कम अहमियत नहीं रखती। दरअसल सोलर सेल ताकत में इजाफा का राजा है। टाइटेनियम
डाइऑक्साइड नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल। इसमें काली सिलिकॉन सतहों और फोटोन का इस्तेमाल और टाइटेनिया नैनो ट्यूब्स, नैनो मटेरियल, कंप्लीट स्पेक्ट्रम के साथ साथ क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल। जी हाँ, इन मल्टी ज्वाइंट वाले सेल्स में ट्री ज्वाइंट वाले सेल बहुत अहमियत रखते हैं। गैलियम इंडियम फास्फाइड सेल पैराबैंगनी और साइट रेज को जज्ब करती है। इसी तरह गैलियम आर्सेनाइट, नियर, इंफ्रारेड और जर्मेनियम बाकी बची हुई कम एनर्जी की किरणों को सोखती है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को सेल में दो हिस्सों के बीच एक परत की शक्ल में रखा जाता है। इसका पहला हिस्सा है जहां इलेक्ट्रॉन आजाद हालत में हो जाते हैं और दूसरा हिस्सा जहां वो आगे भेजने के लिए जमा किए जाते हैं। इसके बाद इस परत को कुछ वक्त के लिए ओवर में तकरीबन 150 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। जिससे प्लास्टिक की परत क्रिस्टल बन जाता है। जो कि क्रिस्टल 8 स्ट्रक्चर में आसानी से हरकी रहते हैं, इस वजह से पूरे अमल की सलाहियत में बेहतरी आसानी से लाई जा सकती है। दूसरे तरीके में डाई सेंसिटाइज्ड सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये सेल एक ज्यादा मोटाई वाली टाइटेनियम डाइऑक्साइड की नैनो पार्टिकल से बनती है, जो रोशनी के मॉलिक्यूल को जज्ब करने के लिए ज्यादा सतही इलेक्ट्रोड पर भेजा जाता है। इसके जरिए वो सेल को छोड़ते हैं, जबकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड T1O2 की सतह को रंजक से बदला जाता है, तो ये दोनों नजारे और तरंगों को जज्ब कर लेती है। इस तरीकाए अमल में साइंसदानों ने इसकी ताकत को 11% तक बढ़ा दिया है। एनर्जी उत्पादन की बात जहाँ तक वही आती है, भारत में सौर ऊर्जा काफ़ी सारा है। सनलाइट आप देखो 10 महीने मिलते हैं, प्रचुर परिमाण में सनलाइट मिलता है, लेकिन उसको चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी जो बहुत पुराना है, वो भी एक काइंड ऑफ वो सैचुरेशन पे आ गया है, वो आगे बढ़ नहीं रहा है। उसका एफिशिएंसी कोई 30-40% है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। तो वहाँ भी कोशिश किया जा रहा है कि जो नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके, सिलिकॉन काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसको उसीलिए सौर ऊर्जा इतना पॉपुलर नहीं है देश में या कहीं भी दुनिया में, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है उसको बनाने में। तो कोशिश कर रहे हैं कि नैनो पार्टिकल को यूज़ करके सिलिकॉन को रिप्लेस किया जाए। आप सौर शक्ति को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, उसको स्मार्ट बैटरीज में स्टोर किया जाए, तो फिर आप उसी से सारे जो घरेलू काम तो आप उसी से आराम से कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा उसका लाभ भारत जैसे विकासशील देश को होने वाला है जो आने वाले दिनों में। नैनो ट्यूब के इस्तेमाल का तीसरा तरीका नॉर्ट्रेड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों डॉक्टर प्रशांत वामत और उनके साथियों ने नैनो तार का इस्तेमाल करके सेल की ताकत को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सेल की सतह को, जो कि कैडमियम सल्फाइड जिंक ऑक्साइड और T1O2 की बनी होती है, नैनो नलियों की मदद से ढक देते हैं, जिससे ये नलियों की सतह से बालों की तरह अच्छी तरह से जुड़ जाती हैं। अब ये नैनो नलियां सेल से आजाद हुए इलेक्ट्रॉन के लिए रास्ता मुहैया कराती हैं। अंत में ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। ये तकनीक पैराबैंगनी किरणों पर प्लास्टिक और रंजक पर मबनी सेल की सलाहियत को दुगना बढ़ा देती है। ये तो बड़ी कामयाबी की बात है ना? सही कहा डेजी आपने। और डेजी आपको एक बात बताऊं, जरा सोचिए कि अगर सूरज की किरणों का बेहतर इस्तेमाल करके ज्यादा एनर्जी हासिल की जाए तो
हमारी तो सारी परेशानियां ही दूर हो जाएंगी, है ना? मुझे तो लगता है वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं जब इतनी एनर्जी की पैदावार होगी कि घर बैठे ही हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। जैसे एक काली सिलिकॉन सतह से सोलर सेल की ताकत को बढ़ाने का काम शुरू भी हो गया है। बिल्कुल। और आपको वो पता है कि फोटोन का इस्तेमाल करके भी सोलर सेल की ताकत में काफी बेहतरी लाई जा रही है। और नैनो टेक्नोलॉजी की टाइटेनिया नैनो नलिया भी तो काफी फायदेमंद साबित होती होंगी। बिल्कुल सही कहा। और इतना ही नहीं, संकर नैनो मटेरियल भी तो इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, है ना? रोजी, हम इन सब के बारे में बात कब करेंगे? डेजी, इन सब तकनीकों को हम तफसील से हमारे अगले प्रोग्राम में अपने नाजरीन को बताएंगे, क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड का वक्त जरा खत्म हो रहा है। तो लेते हैं अपने नाज़रीन से इजाजत। खुदा हाफिज।